अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस C++ सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो है वो क्या होती है, हम उसको किस तरह से अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं और वो किस तरह से हमारे लिए मददगार साबित होती है हमें मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करने में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है C++ स्ट्रिंग्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमने सिर्फ एक इसका ओवरव्यू लिया था कि स्ट्रिंग्स जो है वो होती क्या है और हम उसको किस तरह से एक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के रिलेटेड जितने कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमें C++ बिल्ट इन प्रोवाइड करती है हम उनको डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स के डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इस वजह से इसको सीखना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक स्ट्रिंग जो है वो होती क्या है। तो स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली एक वैसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक सेट ऑफ कलेक्शन जो होता है, एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसे स्टोर करते हैं। उसको जब हम भी उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन है उसे डबल कोट से जो है सराउंड किया जाता है, उसके इर्द गिर्द डबल कोट जो है वो लगाई जाती हैं। तो ये होता है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम एज अ वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग ही नाम की एक डेटा टाइप जो है उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम दूसरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे उस तरह से इसे डिक्लेयर करेंगे। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एज अ हेडर फाइल जब भी हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, वैसे तो जब हम इनपुट आउटपुट लेंगे वो तो हमारे लिए जो ईजी है, उसके लिए हमें स्ट्रिंग लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसके जो बिल्ट इन फीचर्स हैं उन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग नाम की एक लाइब्रेरी जो है वो ऐड करना पड़ेगी। और उसका तरीका जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से हैश इंक्लूड करके इसके हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया गया है और किस तरह से एक वेरिएबल बनाना है तो ये भी एक एग्जांपल के अंदर दिखाया गया है। तो अब आगे बात करते हैं कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जो है वो एक फंक्शन है C++ का, वो किस तरह से काम करता है। तो अगर बात करें कि कंकैटिनेशन किस चीज़ को कहते हैं कि तो जब हम दो स्ट्रिंग्स की बात करें, अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं यानी उनको मिलाकर एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम कंकैटिनेशन कहते हैं। और हमारे पास C++ के अंदर कंकैटिनेशन के लिए प्लस का एक ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है। जिस तरह से प्लस का ऑपरेटर डिफरेंट जो नंबर्स हैं उन्हें सम करता था, इस तरह से अगर हम स्ट्रिंग्स के अंदर उसे यूज़ करेंगे तो वो कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर एक जो है फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू दी गई है और उसके बाद एक लास्ट नेम का जो एक वेरिएबल है उसके अंदर भी एक वैल्यू जो है वो इनपुट की गई है। ये जो है दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल है जो कि फुल नेम का एक वेरिएबल है, फुल नेम नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने उसको इक्वल टू रखा है दो वेरिएबल्स के कंकैटिनेशन के, यानी पहले पहले वेरिएबल का नाम और उसके बाद सम का सिंबल लगाकर दूसरे वेरिएबल का नाम। और जब भी ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उन दोनों की स्ट्रिंग्स मिलकर एक नई स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो जो स्ट्रिंग है वो फुल नेम नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगे। तो उसको जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। क्योंकि ये हमारी जो 8वीं वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पर index8 नाम का जो है एक नई फाइल बनाता हूँ। आपको ये जितना भी कोड है और उसके अलावा जो भी स्लाइड्स वगैरह साथ साथ शेयर की जा रही हैं वो तमाम जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सॉलिड हो जाएं और उसके अलावा जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यही जो बेसिक्स हैं यही हमारे लिए जो है प्रोग्रामिंग जब हम एडवांस लेवल पर करते हैं तो उसके लिए हमें जो बेस प्रोवाइड करती हैं, फिर हमें उसके वक्त जो है वो कोई भी मसला जो है वो पेश नहीं आता। तो हम जानते हैं कि हमें किस तरह से एक नया वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले एक नया वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि ये काम जो है वो किस तरह से कर रहा है। चुका हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जैसे हमने बात की थी ये इसी तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी आउटपुट जो है वो आ चुकी है। जो स्ट्रिंग्स थे उनको मिलाकर एक नया स्ट्रिंग बन चुका है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास कोई स्पेसिस हमने नहीं दी थी इसलिए ये दोनों जो वर्ड्स हैं
ये एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि हमने कोई भी स्पेस जो है वो नहीं दी थी। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जो कि हम इस तरह से दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के अलावा हम स्पेसिस के को भी इसी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। इस तरह से हम इस एग्जांपल को भी देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने जो है सिंपली एक दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया था और यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग को भी हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं जब हम स्पेसिस की बात करते हैं कि हम किस तरह से स्पेस जो है वो स्ट्रिंग के अंदर लाएंगे। तो एक मेथड तो ये हो सकता था कि यहाँ पर मैं इस वेरिएबल के साथ जो है वो एक स्पेस दे देता, लेकिन दूसरा मेथड जो है वो ये है कि हम ब्लैंक स्ट्रिंग्स को भी किसी भी वेरिएबल के स्ट्रिंग के साथ जो है वो कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो अब जब इनपुट आएगा, आउटपुट हमारे पास जो भी आएगा उसके अंदर जो वर्ड्स के दरमियान है एक स्पेसिंग जो है आपको दिखाई देगी, जो कि अब आ चुकी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कंकैटिनेशन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से काम करती है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला देती है। अब स्ट्रिंग जो है वो हम इसको मिलाने के लिए, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसे अपेंडिंग कहा जाता है। यानी एक जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसके लास्ट पर यानी उसके ख़त्म होने के बाद हम एक और नया स्ट्रिंग जो है उसे अटैच कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास C++ के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसे अपेंड का नाम दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये C++ इसके जो स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है कि जो C++ है वो उसका जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। इस चीज़ के बारे में आपको भी जो है वो समझ नहीं आएगी अगर आप एक बिगिनर हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि ये C++ का एक बिल्ट इन फंक्शन है और हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अभी हमें वो देखना जो है वो ज़रूरी है। तो किस तरह से यूज़ करेंगे कि हम फर्स्ट नेम जो पहला वेरिएबल था उसके बाद एक डॉट लगाएंगे और एक अपेंड नाम का फंक्शन लिखेंगे जिसकी पैरामीटर्स के तौर पर यानी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जो भी लिखा जाता है उसे पैरामीटर कहा जाता है फंक्शन का। यानी फंक्शन को हम जो इनपुट देते हैं ताकि वो हमें एक आउटपुट ला कर दे सके। तो इस जो पैरामीटर है उसके तौर पर हम दूसरे वेरिएबल को वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो उस मेथड को भी ट्राई करके देखते हैं। तो उससे पहले हमें जो है वो हैश इंक्लूड जो हमारे पास लाइब्रेरी की हमने बात की थी कि हमें एक लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करना पड़ेगी। यहाँ पर पहले हम उस लाइब्रेरी को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपेंड नाम का जो फंक्शन है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे और जब हम इसे आउटपुट करेंगे तो सेम जैसे पहले हमारे पास आंसर आया था वैसे ही आएगा। यानी जो आउटपुट है उसके अंदर दानिश और कोडर यानी ये दो जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं आएगी और ये अपेंड हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस जो नहीं दिया। अगर हम यहाँ पर किसी वेरिएबल के दरमियान में पहले स्पेस देते थे, इस जगह पर हम स्पेस दे देते तो इसके दरमियान जो है वो स्पेस भी हमें दिखाई देती। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो आ चुका है। तो अपेंड जो है वो बेसिकली कंकैटिनेशन ही करता है लेकिन एक बिल्ट इन मेथड को यूज़ करके हमें कंकैटिनेशन करके दिखाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि C++ की जो हमने कंकैटिनेशन के लिए ऑपरेटर को यूज़ किया था नंबर्स और स्ट्रिंग्स के लिए इसका क्या फ़र्क है। तो अब फ़र्क जो है वो बेसिकली ये है कि जब हम ऐड के ऑपरेटर को किसी भी नंबर को जमा करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी दो वेरिएबल्स इस तरह के वेरिएबल्स के दरमियान में यूज़ करते हैं जिनकी जो डेटा टाइप है वो नंबर हो यानी उसके अंदर कोई नंबर स्टोर किया गया हो, तो वो उन दोनों नंबर्स को जमा कर देता है यानी प्लस कर देता है, ऐड कर देता है। दूसरी तरफ अगर हम उसी प्लस ऑपरेटर को दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे तो वो उसे एक स्ट्रिंग के तौर पर जो है वो ऐड करेगा यानी उसे कंकैटिनेट कर देगा। तो इसी एग्जांपल को हम आगे भी अब लिख के देखते हैं कि इसका और दूसरे एग्जांपल में क्या फ़र्क था। तो अब हमें दो वेरिएबल्स हैं वो चाहिए हमारे पास, एक वेरिएबल है इंट x और एक वेरिएबल है इंट y। दोनों के अंदर हमें ये दो जो है वो दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमने एक एक वैल्यू जो है वो ऐड कर दिया है। तो इस तरह से अगर मैं cout x + y करूँ, क्योंकि मैं इस तरह से भी इसे सम cout को कर सकता हूँ, तो 10 और 20 का सम जो है वो 30 आ जाएगा। जो पहला जो हमारे पास cout था वो भी इसी के साथ आ रहा है, इसलिए ये जो है वो साथ ही प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसी तरह के दो और वेरिएबल्स बनाऊं यानी x y के साथ एक a वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए और दूसरी तरफ एक b वेरिएबल है जिसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमने
एक स्ट्रिंग के तौर पर 20 को ऐड कर लिया। अब आपको इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इस x के साथ हमने इंट यूज़ किया और उसके अंदर एक नंबर को स्टोर किया था, लेकिन ये हमारे पास जो a और b दो वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है, ना कि एक नंबर को। क्योंकि एक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। इसका मतलब अगर उसके अंदर हम नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो काउंटिंग है। वो जो है उसके अगर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो उसे एक एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, ना कि एज अ नंबर। तो अब अगर हम इसे सी आउट करें a प्लस b को, तो हमारे पास जो 10 20 था वो 10 और 20 ही आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग्स के तौर पर उससे डील करेगा और वो उन्हें कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो पहले जो है x प्लस वाई यानी एक 30 पहले आएगा और उसके बाद 10 20। तो इसको अगर मैं यहाँ पर एंडल करूँ ताकि एक नई लाइन के अंदर हमारा जो है वो इनपुट शो हो, तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो पहली लाइन के अंदर जो है वो 30 आएगा, दूसरी लाइन के अंदर 10 20 आएगा, क्योंकि उसने उसे एज अ स्ट्रिंग जो है कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि उसी तरह से एक आउटपुट जो है हमें मिल गई है। अब बात करते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ का मतलब ये है कि किसी एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर जो हैं वो यूज़ हुए हैं। वो कैरेक्टर जो है वो कोई सिंबल भी हो सकता है, वो कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, इस तरह से कोई भी यानी नंबर वगैरह भी हो सकते हैं। जो कुछ भी एक स्ट्रिंग के अंदर हम लिख सकते हैं उन सब को ये जो है वो काउंट करेगी, ये फंक्शन उसे काउंट करेगा, हमारे पास रिजल्ट ला के देगा। जिस तरह से अपेंड नाम का फंक्शन था, इसी तरह से ये फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम इसे ये देखते हैं। जो पहला प्रोग्राम्स थे सारे मैं उसे कमेंट करता हूँ ताकि ये हमें नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अर्ली क्रिएट ना करें। तो पहले मैं एक कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसके अंदर कोई भी इस तरह से अल्फ़ाबेट जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं सी आउट करूँ कि x डॉट लेंथ, तो मैंने यहाँ पर जो है वो गलती से इंट लगा दिया था, जबकि यहाँ पर जो मैंने डेटा जो स्टोर किया वो एक स्ट्रिंग है। तो x जो भी वेरिएबल होगा डॉट लगाकर उसके आगे अगर हम लेंथ लिखेंगे और उसके आगे दो ब्रैकेट्स इस तरह से मेंशन कर देंगे, तो इसी तरीके से हम किसी फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसे सी आउट करेंगे तो उसकी जो भी लेंथ होगी, यानी अगर आप इसे गिने तो तकरीबन 23 मेरा ख्याल है ये बन रहे हैं। आप इसे आउटपुट करके देखते हैं तो ये जब रिटर्न करता है x डॉट लेंथ, तो वो एक नंबर रिटर्न करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने कैरेक्टर जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो 23 कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज़ किए गए थे, इसलिए इसने हमें एज आ आउटपुट 23 दे दिया है। तो हम इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और तरीका जो उसने हमें बताया कि जो बाज़ जो कंपाइलर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें और बाज़ जो है वो नहीं करते, हम इसके अंदर वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो एक और जो फंक्शन है वो है x डॉट, ये साइज नाम का एक फंक्शन है जो हमारे पास उसी तरह से स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसी को प्रिंट करता है। उसको रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है VS कोड के अंदर नहीं या नहीं। तो ठीक है, ये बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैंडल नहीं लगाया था, इस वजह से यहाँ पर हमें न्यू लाइन देखने को नहीं मिली, लेकिन ये अपना काम जो है वो कर रहा है। ये हमारे पास जितनी भी उसकी लेंथ थी उसे रिटर्न कर रहा है। और जो कंसेप्ट है हमारे स्ट्रिंग्स के अंदर वो ये है कि हम स्ट्रिंग के डिफरेंट कैरेक्टर्स को, यानी एक स्ट्रिंग है उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि हमें उस स्ट्रिंग का नाम लिखना, उसके बाद बड़ी जो ब्रैकेट्स होती हैं उसके दरमियान में कोई भी हम इंडेक्स लिखेंगे, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर किसी कैरेक्टर की पोजीशन लिखेंगे, तो हमें वो आउटपुट के तौर पर उस कैरेक्टर को ला कर देगा। और ये जो इंडेक्सिंग होते हैं, यानी अगर हम देखें कि एक स्ट्रिंग है तो उस इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रिंग को वो कंसिडर इस तरह से करेगा, अगर h है तो h को 0 से कंसिडर करेगा, यानी कि हमारी इसके अंदर काउंटिंग जो है वो 0 से शुरू होगी। सबसे पहला कैरेक्टर जो है उसके के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा, दूसरे कैरेक्टर के लिए 1, तीसरे के लिए 2, इसी तरह सो ऑन। तो इसको अब हम जो है वो प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसके तीसरे कैरेक्टर को जो है, अगर मैं अपनी काउंटिंग में देखूं, नॉर्मली जो काउंटिंग होती है वो 1 से शुरू होती है, तो अगर मैं चाहता हूं कि हम 1 2 3 हम n नाम का जो हमारा कैरेक्टर है उसे एक्सेस करना चाहते हैं, उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसका मेरे पास तरीका ये होगा कि 3 से माइनस जो है वो, हम अगर 3 है उसमें से 1 माइनस कर दें, तो हमें बेसिकली जो है वो 2 पर जाना पड़ेगा, हमें सेकंड इंडेक्स जो है उसे
देखना पड़ेगा। तो हम काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट करें तो डी जो है वो 0th इंडेक्स पर है, ए जो है वो 1 पर है और एन जो है वो 2 इंडेक्स पर है। अगर यहाँ पर मैं नेम लिखूंगा, उसके बाद क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पर दरमियान उसके जो भी मैं पोजीशन जो जिसे एक्सेस करना चाहता हूँ, अगर उसे लिख कर मैं यहाँ पर आउटपुट करता हूँ तो मुझे उसी इंडेक्स का जो भी करैक्टर है वो आउटपुट के तौर पर यहाँ पर दिखाई देगा, यानी हमारे पास n आना चाहिए। इस तरह से हम किसी भी करैक्टर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले करैक्टर को ही एक्सेस करूँ तो यहाँ पर मुझे 0 लगाना पड़ेगा, यानी काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो मेरे पास जो है वो डी एज एन इनपुट आ जाएगा, तो डी जो है वो आउटपुट के तौर पर आ चुका है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी कि अगर मैं पहले करैक्टर को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे 0 से शुरू करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर काउंटिंग जो है वो करैक्टर्स 0 से स्टार्ट होंगे। पहले करैक्टर को जो है वो 0 से हम एक्सेस करेंगे, उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से सो ऑन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि C++ के अंदर हम स्ट्रिंग करैक्टर्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने उसे एक्सेस किया था यही तरीका है कि हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह से मैं इसी इंडेक्स के अंदर, यानी जब मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई करैक्टर जो है उसे एक्सेस करना चाहता था, उसके लिए मैंने एक इंडेक्स यूज़ की थी, यानी वेरिएबल के साथ ब्रैकेट्स लगाकर दरमियान उसके अंदर कोई भी एक नंबर लिख दिया था, तो उस करैक्टर को मैंने एक्सेस कर लिया। तो जैसे हम पहले क्या करते थे, किसी भी करैक्टर को ओवरराइड करने के लिए, किसी वेरिएबल को ओवरराइड करने के लिए उसके वेरिएबल का जो नाम होता था उसके बराबर एक नया जो था हम कोई भी इनपुट दे देते थे तो वो ओवरराइड जो हो जाता था। तो इसको ओवरराइड करने के लिए हम पहले उसकी इंडेक्स को जो है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद कोई एक जो है वो नया करैक्टर जो है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। यानी जब हम इसे करैक्टर को ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर इस सी आउट को मैं इसको दोबारा से सी आउट करूँ, यानी नेम को दोबारा से प्रिंट करूँ, तो मेरे पास जो है डी की जगह जो है वो जे आ जाएगा, यानी उस इंडेक्स पर जो भी करैक्टर था वो ओवरराइट हो जाएगी। जैनिश नाम का जो भी एक वर्ड है, जैनिश वर्ड जो है वो बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि हम C++ के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस जो होती है उसका हमारी प्रोग्रामिंग के स्ट्रिंग्स की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि जब हम फर्ज करें कि हमें एक इस तरह से एक स्ट्रिंग लिखनी है, तो अगर हम देखें तो हम जब भी किसी स्ट्रिंग को लिखते थे तो उसके इर्द गिर्द हमें डबल कोट्स जो है वो लगानी पड़ती थी। लेकिन अगर हम इस तरह से कोई स्ट्रिंग लिखेंगे जिसके अंदर एक और वर्ड हो जिसके इर्द गिर्द मुझे स्ट्रिंग्स लगानी है, तो वो C++ को कंफ्यूज कर देगा, यानी कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें से स्ट्रिंग कौन सी है, क्योंकि उसके मुताबिक जो है वो जब भी डबल कोट्स जो है वो लगी होगी तो उसके अंदर एक स्ट्रिंग जो है वो मौजूद होगी। तो इस तरह से हम देखें तो एक स्ट्रिंग के अंदर तो एक स्ट्रिंग हो नहीं सकती। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यानी हमें एक एरर जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगर इसी जो वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉपी करके मैं आपको यहाँ पर उसको पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो ये जो है हमें एक एरर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है यूजर डिफाइंड लिटरल ऑपरेटर नॉट फाउंड, यानी कि यहाँ पर एक हमें एरर दिखा रहा है कि इस तरह से जो है सिंटैक्स की प्रॉब्लम है, इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसी काम को करना चाहूँ, क्योंकि एन मुमकिन है कि हमें इस तरह के स्ट्रिंग की जो है वो ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए हम किस तरह से उसको देखेंगे, किस तरह से उसको हम हैंडल करेंगे। तो ये एक्चुअली जो है हमें एस्केप सीक्वेंसेस इस काम में हेल्प करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो बेसिकली उसका अगर हम टेबल देखें तो एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो कुछ इस तरह से होती हैं कि हमने कुछ भी एस्केप सीक्वेंस को लिखने के लिए पहले एक बैकस्लैश का सिंबल लिखना है, उसके बाद जो भी करैक्टर है यानी कि एक बिल्ट इन जो ये भी एक फंक्शनैलिटी होती है, तो हमें जो भी उस काम के लिए हमें करैक्टर जो हम प्रोवाइड किए गए हैं उससे लिखेंगे तो हमें उस स्ट्रिंग को हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मसलन अगर मैं लिखना चाहता था कि जैसे मैं यहाँ पर डबल कोट्स लिखना चाहता हूँ, तो इसको करने के लिए मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि इस कोड जो मैं डबल कोट्स लगाई हैं इससे पहले मुझे एक बैकस्लैश लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी चूंकि मैं एक डबल कोड लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी एक बैकस्लैश लिखूंगा। तो इस तरह से अगर मैं अब इसको आउटपुट करूँगा तो ये जो है इसके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है, और यहाँ पर वाइकिंग्स जो है इसके इर्द गिर्द हमारे पास डबल कोड्स जो है हमें लिखी हुई नजर आएंगी, और इस सूरत में कंपाइलर जो है उसे एज एन एरर भी डिटेक्ट नहीं करेगा। यानी हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए, हर किस्म की स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम इस जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं उन्हें यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि अगर हम यहाँ पर बैकस्लैश ही लिखना चाहते हैं, यानी 2 मरतबा अगर मैं सिंगल बैकस्लैश यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मैं इसे जो है वो यहाँ से निकालता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं सिंगल बैकस्लैश लिखूँ तो
तो ये भी हमारे पास एक एरर है, क्योंकि हमारे पास जो C++ के अंदर सिंटैक्सेस हैं वो इसे सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अगर मैं एक बैकस्लैश लिखना चाहता हूँ तो पहले मुझे बैकस्लैश ही लिखनी पड़ेगी और उसके बाद एक नई बैकस्लैश। तो जब C++ का कंपाइलर इसे देखेगा तो वो इसे एक एस्केप सीक्वेंस ही कंसिडर करेगा, यानी वो देखेगा कि अगर ये पहले जो एक बैकस्लैश लगी हुई है ये एक एस्केप सीक्वेंस है, एस्केप कैरेक्टर है, इसे बेसिकली एस्केप कैरेक्टर कहा जाता है। तो उसके बाद जो भी चीज़ लिखी होगी उसे एज इट इज प्रिंट कर देगा, यानी वो देख लेगा कि ये एक जो है मैनिपुलेटेड स्ट्रिंग है, इसको अपने हिसाब से लिखने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँ तो पहली लाइन के अंदर तो वाइकिंग्स के इर्द गिर्द हमें डबल कोट्स दिखाई देंगे और दूसरी लाइन के अंदर हमें डबल स्लैश की जगह एक स्लैश वो दिखाई देगी, क्योंकि उससे पहली जो स्लैश है वो जो है वो एज एन एस्केप कैरेक्टर हमें दिखाई गई। अब यहाँ पर चूंकि मैंने जो वेरिएबल्स हैं उनको सेम नाम के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिए थे, अभी इसलिए वजह से एरर आ गया। अब अगर देखेंगे तो हमारे पास जो है वो असल जो आउटपुट मैं चाहता था अभी वो हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर कोई एरर तो आया नहीं, हमें यहाँ पर इसे सी आउट भी करना था। अब अगर इसे मैं दोबारा से रन करूँ तो हमारे पास जो दो आउटपुट्स हैं वो आ चुके हैं। ये जैनिश को आप जो है इग्नोर करें क्योंकि ये उसके पहले का आउटपुट था। तो ये हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है उसके इर्द गिर्द जो डबल कोट्स भी आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पर हमें एक बैक स्लैश जो है वो भी दिखाई दे रही है। तो अगर हम मुख्तलिफ काम जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब ये कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग के दरमियान मैं एक नई जो है वो लाइन ला दूँ, यहाँ पर एक नई जो है वो स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक नई लाइन लगाऊँ तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपका ख्याल होगा कि यहाँ पर जो है हम स्पेस एक लगा लेंगे, लेकिन स्पेसिस को लगाने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि जो लाइन है उसका कोई एंड होता नहीं है। इस वजह से हमें नई लाइन जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो नई लाइन लगाने के लिए पहले मैं जो है एक बैक स्लैश लगाऊंगा और उसके बाद एक एंड कैरेक्टर को लिखूंगा। तो हमें जब इसको आउटपुट करेंगे तो हमें लाइन के बाद यानी इस कैरेक्टर के बाद जो एक नई लाइन नजर आएगी और उस लाइन में ये नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी लिखा होगा वो हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक लाइन है उसके बाद हमें एक नई लाइन देखने को मिली है। इस लाइन के बाद चूंकि एक स्पेस थी इसलिए यहाँ पर एक स्पेस भी आ चुकी है और यहाँ पर इस सेंटेंस के बाद हमें एक नई लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरह से और भी बहुत से काम है, यानी अगर आप एक कैरेज जो है हॉरिजॉन्टल टैब जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं आपने किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर मैं इस हॉरिजॉन्टल टैब को लगाता हूँ, बैक स्लैश लगाकर मैं यहाँ पर टी लगाऊँ तो एक टैब की जो स्पेस है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से दी के बाद चूंकि मैंने यहाँ पर इसे बैक स्लैश टैब दिया था, इस तरह से उसने एक नई जो है हमारे पास एक टैब की जो स्पेस थी वो जो है आउटपुट के अंदर हमें दिखाई है। तो इस तरह से अगर हम मुख्तलिफ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं स्ट्रिंग के साथ तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको आप खुद यूज़ करके देखें। अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि मैंने जो एस्केप सीक्वेंसेस का आपको टेबल दिखाया उसमें से आपको 2 से 3 जो 4 जो मोर एस्केप सीक्वेंसेस जो आपको अपने प्रोग्राम्स के अंदर रन करके देखनी है। तो अब तक हमने जो बात की है वो एक डबल कोट्स लगाना और उसके अलावा न्यू लाइंस और उसके अलावा जो है एक बैक स्लैश इंसर्ट करके देखी है। इस तरह से जो कुछ भी हमने किया है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको नई जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनको ट्राई करके देखना। अब बात कर लेते हैं कि हम यूज़र से स्ट्रिंग्स को किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल के अंदर जब भी हमें इनपुट लेना होती है तो उसके लिए हम सीन को यूज़ करते हैं, लेकिन C++ के अंदर जब हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो उसमें सीन को हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर एक जो है वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो मैं इसी प्रोग्राम को जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ, या बल्कि यहाँ पर क्योंकि कॉपी करने से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें बार बार फेस करना पड़ती हैं। तो मैं इसे दोबारा से यहाँ पर प्रोग्राम को लिखूँगा। इसको पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि बेसिकली मैंने यहाँ पर किया क्या है। मैंने अब ये प्रोग्राम जो है वो लिख लिया है। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या काम करेगा जी, पहले हमसे अपना नाम जो है एंटर योर नेम नाम की एक प्रॉम्प्ट देगा। अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग देंगे तो उसी स्ट्रिंग को योर नेम इज़ के बाद जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा, यानी ये हमारा नाम ले रहा है और उसी को बाद में दोबारा से प्रिंट कर रहा है। इस सूरत में तो मैं जो है इसको एज अ स्ट्रिंग अगर मैं सी इन के साथ जो है इनपुट करूँगा तो ये काम तो करेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम होगी वो मैं पहले मैं सिंपल काम करके दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से हमें फेस करना पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँ
तो ये आउटपुट के तौर पर जो योर नेम इज़ दानिश इसी तरह से जैसे मैं हमारे लिए एक्सपेक्टेड था ये उसी तरह से कर रहा है। लेकिन अब अगर दोबारा से इस स्ट्रिंग की जगह मैं एक नाम की जगह दो यानी पूरा करैक्टर पूरा एक नाम लिखूँ, मैं अपने चैनल का यहाँ पर नाम लिखता हूँ। तो जो अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि एक जो है वो हमारे पास एक वर्ड है, उसके बाद दोबारा से मैंने एक स्पेस दी और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, तो इस सूरत में हमारा जो सीन का फंक्शन है वो स्पेस को एज अ टर्मिनेटिंग जो करैक्टर है वो कंसिडर करता है, यानी कि जहाँ पर भी स्पेस आती है ये वहाँ पर अपना काम जो है वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो भी स्ट्रिंग होती है उसे ये रीड नहीं करता। तो अगर यहाँ पर मैं इसे एंटर करूँगा तो सिर्फ जो है पहले नाम का जो पहला वर्ड है सिर्फ वो हमारे पास शो होगा, यानी फिर इनपुट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं उसे अपना पूरा नाम दूंगा तो वो मुझे सिर्फ अपने नाम का जो है पहला वर्ड जो है वो दिखाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास C++ के अंदर एक गेट लाइन नाम का फंक्शन है। तो गेट लाइन नाम का फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करेगा, तो हम उसको भी काम किस तरह से करेगा देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले अब इस सीन को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और अब गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो गेट लाइन के फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास जो है वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड होना लाजमी है, अदरवाइज जो स्ट्रिंग ये जो फंक्शन है ये काम नहीं करेगा। तो इसका जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा सीन, उसके बाद कॉमा और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल है हम उसी को यहाँ पर लिख देंगे उस वेरिएबल को। तो जब भी ये इनपुट लेगा तो ये इनपुट लेकर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। इसे मैं दोबारा से नीचे लेकर आता हूँ, इसे अनकमेंट करता हूँ ताकि हम इसे दोबारा से रन करके देख सकें। तो अब जो दूसरे तरीके से इनपुट है उसके अंदर ये होगा कि अगर मैं तो पूरा नाम भी लिखता हूँ तो वो हमें एज एन आउटपुट मेरा जो पूरा नाम होगा वही ला कर देगा, ना कि उसका पहला करैक्टर। तो इस तरह ये जब इसने प्रिंट किया है तो इसने पूरा नाम प्रिंट किया है, ना कि पहला करैक्टर। तो हमारे पास जो सीन का फंक्शन था वो जो भी हम स्पेस देते हैं उस स्पेस को एज अ टर्मिनेटिंग करैक्टर जो है वो उसको कंसिडर करता है और उसके बाद जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सबको इग्नोर कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास गेट लाइन का फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। अब C++ के अंदर स्ट्रिंग के लिए और भी बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन जो बेसिक फंक्शंस थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं उसको आपने इंटरनेट से सर्च करना है। इसको याद करना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो काम है वो किस तरह से हो रहा है। अगर हम क्योंकि जब भी एक प्रोग्रामर है, अगर जो अच्छा प्रोग्रामर की आप बात करें तो वो चीज़ों को याद नहीं करता बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सीखता है कि काम किस तरह से हो रहा है। अगर हम इसके जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको अगर हम याद करना शुरू कर दें तो हम कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो है वो बेशुमार इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम कभी भी एक प्रोग्रामर एक इंसान होने के नाते याद नहीं कर सकता। तो इस तरह से जितने भी फंक्शंस हैं आपको इसको इंटरनेट से एक्सप्लोर करना है। मुख्तलिफ फंक्शंस के तौर पर आप जो है इंटरनेट पर सर्च करें कि C++ के अंदर स्ट्रिंग के रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हैं। उसके अलावा जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस तरह से आप जो है उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। अब अगर आपने इस वीडियो को शुरू से सीरीज़ को स्टार्ट नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं दे दूंगा। आप उस वीडियो सीरीज़ को शुरू से देखें ताकि आप एडवांस प्रोग्रामिंग तक जो है वो कर सकें, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट वगैरह के बारे में भी मैं बहुत सी सीरीज़ लाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब